either emailed it to you or she will put it on a CD and give it to you. Which shows the level of detail to which the court has applied its mind on this. So that is one thing that has happened. This is the background, this is the case. Now what is happening? Now it has been, finally after 60 years, the court has laid down the principles under which homelessness has to be dealt with and how it has to be dealt with. After the detailed letters that we have written, after the work that has been done. But we needed additional mechanism, so we requested Sandeep to become national advisor. थोड़ा हिंदी में भी बोला। तो हमने संदीप से निवेदन किया कि हमारे वो नेशनल एडवाइजर बने। तो तमिलनाडु के साथ ही रह जाएंगे, इसलिए मैं अंग्रेजी में करूँगा मिला के। तो संदीप जुड़े और उनकी भी टीम इसमें लगी और राज्यों से भी धीरे धीरे नेटवर्क बनने लगा। IGSS का भी नेटवर्क आया। तो अभी तक की तो हम ये कर रहे थे कि भाई सरकार के पीछे पड़े थे, मीटिंग पे मीटिंग कर रहे थे, सब राज्य मान गए, सिर्फ बंगाली नहीं माने, बंगाल में महाराष्ट्र नहीं माने, क्योंकि उनका कहना था भैया लोगों के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। बंगाल में वो समस्या नहीं थी, बस बंगाली है थोड़ा वो गौतम जी हमारे पिछले शक्तिमान। तो 3-4 राज्यों को छोड़ के सभी केरल नहीं माना। बिहार जैसा राज्य था, असम जैसा राज्य था, बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने एफिडेविट डाला, मुख्यमंत्री की सहमति से मैं एफिडेविट डालता हूँ कि एक तो पहले उन्होंने कहा कि जो बेघर है वो नहीं करेंगे, हम नहीं बनाएंगे शेल्टर, सारे लोग बिहार के गांव से आके उस शेल्टर में रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम खाना नहीं देंगे, और खाना इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वहाँ स्टैम्पीड हो जाएगा, मारामारी हो जाएगी, जाने चली जाएंगे। ये बिहार, लेकिन जज साहब ने इतनी फटकार लगाया बिहार को, सब राज्यों को, कि धीरे धीरे सब लाइन पे। अगले एफिडेविट में बिहार ने माफी मांगी और कहा कि भाई वो गलती हो गई थी, हमसे हम सारा कर देंगे, ये सुविधा कर देंगे, वो सुविधा कर देंगे। यूपी नहीं मान रहा था कि बड़ा राज्य है, बहुत समय लगेगा। मध्य प्रदेश नहीं मान रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने टीवी तक लगा दिया शेल्टर में, हर शेल्टर में जाके टीवी लगा दिया। यूपी में शेल्टर में टीवी लगने लगे, तो काफी प्रोग्रेस हुआ। लेकिन साथियों, मैं 3-4 चीजें इसमें जोड़ना चाहता हूँ जो कमियां हैं। want to point out the challenges कि भाई अब इतना हो गया तो ये नहीं हो पाएगा। एक तो इस कंसल्टेशन के दौरान कल दिन भर में भी मुझे लग रहा था, और आज भी ये लग रहा है, कि हम जब होमलेसनेस की बात कर रहे हैं तो हम कहीं पे अपने दायरे को शेल्टर तक ही सीमित रख रहे हैं। हमें इसको एक्सटेंड करना है राइट टू हाउसिंग के, क्योंकि जो शेल्टर है वो बैंडेड है, जरूरी है, क्योंकि किसी भी हालत में हर कोई जो शहर में आता है उसको तुरंत मकान तो मिलेगा नहीं, कुछ मजदूरी करने को कैजुअल लेबर कम टू अक्रॉस द कंट्री, दे नीड अ प्लेस टू स्टे, उनको तो चाहिए। उनके लिए आप बेशक हम लोग 1 लाख की आबादी पे एक शेल्टर बनाए, लेकिन जो एक मूलभूत अधिकार है हाउसिंग का, जिसका हमारे देश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस तरह का मूवमेंट नहीं चल पाया है जैसा चलना चाहिए। जल जंगल जमीन पे मूवमेंट चला है, सक्सेसफुली चला है, बड़े बांध पे मूवमेंट चला है, भोजन के अधिकार पे मूवमेंट चला है, स्वास्थ्य पे मूवमेंट चला है, लेकिन राइट टू हाउसिंग पे अभी भी हम लोग एक बड़ा मूवमेंट नहीं खड़ा कर पाए। बेघर लोगों की सरकार की ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है, और ये केवल गरीब के लिए नहीं है, ये तो मध्यम वर्ग के लिए भी है। आज बड़े शहर में मध्यम वर्गीय आदमी, आपके मेरे जैसा आदमी भी मकान नहीं खरीद सकता है। अगर आप दिल्ली का उदाहरण ले लें तो DDA, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, बिल्डर्स लोगों के साथ कल्यूट करके उन्होंने 1 स्क्वायर इंच पिछले 15 साल में, 20 साल में एक मकान DDA ने नहीं बनाया गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए। और बल्कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स का 11,000 रुपए स्क्वायर फीट देके उन्होंने प्राइवेट बिल्डर से मकान खरीदा। 11,000 रुपए 1 स्क्वायर फीट का, मतलब 1000 स्क्वायर फीट का मकान 1 करोड़ 10 लाख का DDA प्राइवेट बिल्डर को देके उससे खरीद रहा है, लेकिन गरीब के लिए उसने आज तक दिल्ली में 15 साल में एक मकान नहीं बनाया, और सबसे ज्यादा जमीन उसके पास है। और हर शहर का यही हाल है। रियल एस्टेट माफिया लिबरलाइजेशन के बाद पॉलिटिशियंस मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टुडे इज एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मिनरल्स एंड रियल एस्टेट। उसका आंध्र एग्जांपल है, उसका छत्तीसगढ़ एग्जांपल है, उसका दिल्ली एग्जांपल है, मुंबई एग्जांपल है। हर राज्य में पॉलिटिशियंस का पैसा रियल एस्टेट में लगा हुआ है, इसलिए राइट टू हाउसिंग जो है वो नहीं हो पाएगा। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग भी उस दिशा में नहीं सोच पा रहे हैं कि ये राइट टू हाउसिंग का क्या पैमाना रहेगा। तो एक तो ये बड़ी बात है।
दूसरी जो हमारी खामी रही है कि कोर्ट में जज तैयार है ऑर्डर पास करने के लिए, वो जानना चाहते हैं कि भाई कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कई बार संदीप और उनके साथी बहुत प्रयास करते हैं, हम लोग अपनी तरफ से बहुत प्रयास करते हैं, IGSS में विपिन है और साथी वो प्रयास करते हैं, लेकिन मैं कहीं पाता हूँ कि हमारे में रिपोर्टिंग में बहुत कमी रह जाती है। तो हम कोर्ट के लिए जब हम पूछते हैं तो हमें एक तरह की जानकारी मिलती है, लेकिन आप लोग जब मीटिंग में आते हैं तो दूसरी तरह की जानकारी मिलती है। अगर आप मुझे कहते हैं कि हमारे शेल्टर्स ठीक नहीं है, उनमें हालत बहुत बदतर है, कुछ राज्यों को छोड़ के, जैसे यूपी से बहुत डिटेल जानकारी आ जाती है, और कुछ राज्य हैं बिहार से आ जाती है, कुछ राज्यों से मध्य प्रदेश से डिटेल जानकारी आ जाती है, लेकिन कई राज्यों से हमें, अगर आप फोटो तक भेज दें, रिपोर्ट लिखने का समय नहीं है, आप फोटो भेज दें कि छत्तीसगढ़ में देखिए आप कह रहे हैं सरकार के इतने शेल्टर है, ये टॉयलेट का हाल है, ये इसका हाल है, ये इसका हाल है, वहाँ हम उसके वकील को फटकार लगवा सकते हैं, सरकार के खिलाफ ऑर्डर ला सकते हैं, लेकिन एक तो वो नहीं हुआ है। तो मैंने जयश्री को कहा था कि भारत का नक्शा ले आइए, और आज संदीप से मैं निवेदन करूंगा कि हम राज्यवार जाएं, क्योंकि इस कमरे में जितने राज्य हैं नहीं है वो अलग बात है, लेकिन देश में तो 35 राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। मैं चाहता हूं कि इस मीटिंग के बाद, चाहे वो कोई एक्शन एड से हो, चाहे वो IGSS से हो, चाहे वो कोई पीपल्स मूवमेंट से हो, चाहे वो NAPM से हो, चाहे जहां से भी लोग आए, जो भी आए हैं, हमारे एडवाइजर्स नेटवर्क से हो, जहां से भी आए हैं, आप लोग तय कीजिए आपस में कि आप ये जानकारी कैसे एकत्रित करेंगे और हम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। पिछली हियरिंग में जब हमने कोर्ट में कहा कि हालत बहुत खराब है, तो कोर्ट ने कमिश्नर्स को कहा ठीक है, हम चाहते हैं कि आप 3 जनवरी तक हमें देश भर का रिपोर्ट दीजिए। आप बताइए कि 35 राज्यों में क्या हालात है। अब हम वृथा बैठी है वहाँ, वो बेचारी, उनका काम होता है कि वो एफिडेविट देख के पढ़ के, क्योंकि हर राज्य पोथा भेजता है एक, तो हियरिंग के पहले रात के 2-2, 3-3 बजे तक हमारे दफ्तर में लोग बैठ के पोथे पढ़ के सरकार की दी हुई जानकारी से हम जज के लिए करेक्ट करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि उस रिपोर्ट की क्वालिटेटिव इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा अगर हम जमीनी हकीकत उनको बता पाए, एक एक राज्यवार एक एक टेबल देके, जो मैंने आपको भेजा है सबको ईमेल पे, आपको सबको भेजा है, पल्लवी और पिता ने भेजा है आप सबको जयश्री के तरफ से, जिसमें हाँ जयश्री सेंड फॉर्मेट, तो वो आपको दर्शाने के लिए कि कितना काम है, बट यू नो वी नीड टू अप्लाई आवर। तो मैंने संदीप से रिक्वेस्ट किया था कि आप एक डिटेल फॉर्मेट भी आज की इसमें शेयर कर दें ताकि वो हम कर सकें। तीसरा, अब हम कोर्ट के सहारे कितने दिन रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कल केस खत्म हो जाए, हो सकता है कल जज बदल जाए, हो सकता है उनकी इंटरेस्ट चली जाए, तो हमें कानून की तरफ जाना है कि नेशनल शेल्टर पॉलिसी होनी चाहिए, हाउसिंग राइट्स की बात होनी चाहिए, और लेकिन अभी शायद ना हमारे पास, क्योंकि कानून तो ऐसे हवा में बनता नहीं है, कानून तो बनेगा जब जमीन से दबाव आएगा, और शायद हम लोग अभी तैयारी नहीं है वो दबाव डालने के लिए। हम शेल्टर का ही केस ठीक से दबाव से नहीं चला पा रहे, तो ठीक है कानून नहीं बने, लेकिन एक स्कीम तो बने, एक स्कीम के तहत जो सरकार कहे, लेट देयर एट लीस्ट बी अ स्कीम, इफ नॉट अ लेजिस्लेशन और अ लॉ which guarantees that nobody will sleep on the streets, and what is the thing that we can do, what are the inputs that we can provide. So that is again something Sandeep will share in his session now on what is our thinking on the scheme. मैं चाहता हूँ कि आप उसको पढ़ें और आप उसकी जितनी निंदा हो सके उसको क्रिटिकली देखें, उसमें क्या खामियां हैं हमें बताएं, उसमें क्या और जुड़ सकता है वो बताएं, वो क्यों ठीक नहीं है वो हमें बताएं। प्लीज क्रिटिसाइज अस, प्लीज टेक इट अपार्ट। आप जितना, क्योंकि आप यहाँ करेंगे वो बेहतर होगा, ना कि हम सरकार से बातचीत करें और वो कुछ निकल के आ जाए और फिर हम लोग रोते रहे कि साहब इसमें ये नहीं था, उसमें वो नहीं था। तो एक कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट में हम लोग सब बैठे हैं। मेरा ये निवेदन है कि आप जितनी इसकी निंदा कर सके आप कीजिए, इसमें जो खामियां है बताइए, ताकि शुरुआती दौर में ही हमारे मन में क्लैरिटी हो। तो दूसरी जो चर्चा है हम उसके बारे में बात करेंगे आज की सत्र में। और तीसरी बात जो शायद बहुत महत्वपूर्ण है, मैं नहीं जानता हूं कि आज हमारे पास वो स्पेस है कि नहीं, लेकिन इसको एक हक और आधारित आंदोलन कैसे बनाया। आज भी जब मैं आया यहाँ पे तो सब लोगों ने कहा कि नेटवर्क बनना चाहिए, नेटवर्क बनना चाहिए। नेटवर्क बनाइए,
और शायद कोर्ट के केस के लिए नेटवर्क जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खैर नेट कोई पकड़ता है, वर्क कोई करता है, ये सब दिक्कतें तो आती रहती हैं। आप लोग बहुत नेटवर्क से जुड़े हो, आप सब जानते हो, लेकिन ये बनना है और इसमें सबको साथ मिलकर काम करना है, ये तो एक है। लेकिन नेटवर्क से आंदोलन खड़ा नहीं होगा, नेटवर्क से हक अधिकार की बात नहीं आएगी। और कहीं पे हमें स्पेस ये भी रखना चाहिए, मैं जितने और देशों में जाता हूँ, भारत में मैं जो नहीं देखता हूँ मैं वहाँ देखता हूँ कि जितने भी आंदोलन है वहाँ ऑल दी हाउसिंग राइट्स मूवमेंट, वेदर इट इज इन लैटिन अमेरिका, वेदर इट इज इन यूरोप, इन अमेरिका, एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर लेड बाय द होमलेस देमसेल्व्स। द लीडरशिप ऑफ दीज नेटवर्क्स, द लीडरशिप ऑफ दीज जितने भी ये हैं, इनका जो पूरा नेतृत्व है, इनका अस्तित्व है, ये पूरी संगठनों को होमलेस लोग चलाते हैं। तो क्या ये संभव है कि हम भी अपने बेघर साथी जो शहर में सो रहे हैं उनके साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाए जहां नेतृत्व उनके हाथ में हो, एक ऐसा आंदोलन खड़ा करें जहां उनका आंदोलन हो और हम सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं। द चैलेंज फॉर अस इज टू क्रिएट अ स्पेस दैट वी डू नॉट विल टू ऑक्युपाई। एक ऐसी जगह बनाए जहाँ पे हम नहीं चाहते कि हम उसको चलाएं, ना वो HRLN का नेटवर्क हो, ना वो IGSS का नेटवर्क हो, ना वो एक्शन एड का नेटवर्क हो या कैंपेन, ना वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर के दफ्तर का हो, ना राइट टू फूड कैंपेन का हो, लेकिन एक सही में पूरी रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन बने। वो हम कैसे करें, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, वो हमारी चुनौती है। मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं संदीप से निवेदन करता हूँ कि वो बिफोर संदीप स्टार्ट्स आई जस्ट वांट टू से समथिंग। विराज, एक ये भी है कि आज यहाँ पे सारे ग्रासरूट लेवल के डिसेमिनेट हो, पर क्या हम कैसे हम ये रेगुलरली करें? क्योंकि जैसे कल मैंने सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट्स लाके सबको दिए, उन्होंने देखा somebody pointed out, अरे ये तो धर्मशाला है जो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने शेल्टर ओपन किया है, ये तो चल नहीं रहा है। सो देयर आर सो मेनी lacunas in the affidavits itself which the government filed before the court. So how does a commissioner's office or maybe HRLN, how can we disseminate the information more regularly to these grassroots people so that they can point it out before the court passes an order, or take that affidavit as a benchmark? Absolutely, I think this is very important and we must spend some time in this session to discuss the morality. हमें ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो दिक्कत आज कमिश्नर ऑफिस और HRLN को हो रही है वो है कि अगर मंडे को हियरिंग है तो शनिवार की शाम तक वो स्टेट जो है एफिडेविट फाइल करेगी। अब हम कोर्ट को ये नहीं कह सकते हैं कि एफिडेविट लेट हो गया इसलिए हम नहीं करेंगे। तो मेरे पास जिन साथियों का ईमेल है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स पिता और मैं बैठ के और पिता वो भेज देती है ईमेल से, लेकिन शायद सब साथियों के पास तुरंत ईमेल एक्सेस नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोडालिटी की। जब हमारे पास एफिडेविट आता है और हम आपके पास भेजते हैं उसको, या तो फोन पे बात करके या आपको समझा के कैसे वो मोडालिटी रहेगा जिससे हम ये जानकारी ले सकें, इस पे थोड़ा सा हम इस समय में बात करें। एक और बात ये है विराज की बात में, एक तो है कि जानकारी काफी देर से मिलता है, एफिडेविट्स रात को मिलते हैं, एक दिन पहले मिलते हैं सरकार के जो स्टेट्स के एफिडेविट है, और जब तक में आप सूचना पहुंचाएंगे तब तक उसका आंकड़ा नहीं आ पाता, डेटा भी नहीं आ पाता और सूचना भी नहीं जा पाती ठीक से। दूसरी समस्या ये है कि अलग अलग स्थान में अलग अलग स्पीड के साथ इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे यहाँ पे जो ग्रुप बैठा है, कोई दूसरे मीटिंग करेंगे तो दूसरा ग्रुप बैठा होगा, तो एक जो गुमान भाई बाद में शायद उस विषय में चर्चा भी करेंगे कि एक नेशनल रूप से एक नेटवर्क जो ना कि किसी एजेंसी का हो, ना कि कोई कमिश्नर ऑफिस का हो, कैसे बने। शहरी अधिकार मंच जो वास्तविकता में शहरी अधिकार मंच के रूप में काम कर रहा है, कैसे बने। आप बोलना चाह रहे थे? मैं बस विराज जो बोल रहे थे वो बिल्कुल जायज है, और जो लीडरशिप की बात है वो हालांकि क्योंकि जो अप्रोच हम लोग का है काम करने का, जो अप्रोच है, कभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि हाउसिंग को कभी भी ह्यूमन राइट के साथ जोड़ करके लोग नहीं देखते हैं। अगर ये अप्रोच अपना नजरिया चश्मा नहीं बदलेंगे तो इस मुद्दे के साथ हम आंदोलन नहीं कर पाएंगे। आप कोर्ट में कितने दिन हम लड़ेंगे, ये बिल्कुल जायज बात है। तो ये नजरिया बदलने की बात है और सोच को डेवलप करने की जरूरत है। और जब तक हमारा भाषा नहीं बदलेगा, लैंग्वेज चेंज नहीं करेंगे कि ये हमारा हाउसिंग हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा ह्यूमन राइट है,
जब इस लैंग्वेज से हम बात नहीं करेंगे और इस लैंग्वेज से हम उनसे मांगेंगे नहीं, तब तक ये मिलने वाला नहीं है। और वो लैंग्वेज जब ये नेटवर्क या ये आंदोलन के रूप में जब हम आगे बढ़ाएंगे इसको, तभी हो पाएगा। अदरवाइज हम कोर्ट में केवल इंस्पेक्शन कर करके देते रहेंगे तो वो एक शेल्टर का इशू आएगा। उसमें हमें शेल्टर के साथ साथ जो एविक्शन, इस पूरे मीटिंग का एक बड़ा मसला है, एविक्शन को ध्यान में रखना है, क्योंकि एविक्शन के थ्रू होमलेसनेस बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ हाउसिंग राइट का कहाँ है? 2001 का जो डाटा रहा है गवर्नमेंट का कि 2.5 करोड़ मकान शहरी क्षेत्रों में कम है, वो 10 सालों में गवर्नमेंट ने उसको फुलफिल नहीं किया है। वो फेल्योर गवर्नमेंट रहा है और इलीगल लोगों को ठहरा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं कि इलीगल है कौन? अवैध। अवैध तो सरकार है जो अभी तक इतने सारे लोगों को फुटपाथ पर सोने के लिए छोड़ दिया है। और जब वो कहीं रहते हैं तो उसको बोलता है कि आप इनक्रोचर हो, आप इलीगल हो, आप स्लम में रहने वाले हो। तो ये हम लोग को इस तरह से मांगना होगा कि हाउसिंग राइट हमारा फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है। और ये इंडिया ने यूएन में भी इस पे साइन किया है कि हाउसिंग राइट सबको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के हमारा भाषा में अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो हम शेल्टर तक ही सीमित रह जाएंगे। ये वाकई सच्चाई है। तो हम लोग को लार्जर इशू में हाउसिंग राइट का ही बात करना चाहिए। और बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हम शेल्टर एक ट्रांजिट एकोमोडेशन की बात के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शेल्टर ही सॉल्यूशन है। शेल्टर एक थोड़े दिन के लिए है। तो हम लोग ये कोशिश करें कि अपने नेटवर्क और अपने पूरे इस काम के माध्यम से कि अपने शब्दावली में परिवर्तन लाए। बहुत सारे लोग बात करते रहे हैं, काम भी करते रहे हैं, लेकिन जब तक हम स्टेट के साथ नहीं मांगेंगे तब तक नहीं मिलने वाला है। और ये आंदोलनात्मक तरीके से बात होना चाहिए। सभी साथियों को जोहार। दो बात मैं विराज से एक तो पूछना चाह रहा था कि ये जो पूरी मामला है, ये थोड़ा जब हम अगले सेशन की चर्चा करेंगे स्ट्रेटेजी की, तो स्टेट स्पेसिफिक देखने की जरूरी है। बहुत सारे स्टेट, जिस स्टेट से मान लीजिए मैं आता हूँ, छत्तीसगढ़ से जब मैं आता हूँ, तो फिर हमारे स्टेट की परिस्थिति दूसरे स्टेट से भिन्न होगा और तीसरा स्ट्रैटेजिक भिन्न होगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे पूरी जो 510 गांव की बात है, जो तेजी से जेएनआर के लिए खाली का डिस्प्लेसमेंट की बात है, माइनिंग एरियाज की बात है, क्रशर्स का इलाका की बात है, केवल 2-4 तो जुवेनियल्स बच्चे के लिए रेलवे स्टेशन के बगल में खोल देना। सवाल हुआ है कि कैसे हम ट्रैक करें। जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स है, उस डायरेक्टिव को ट्रैक करना हमारे लिए स्पेस बनाता है। बड़े लड़ाई के साथ हमको मौका मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। उसी तरह से हाउसिंग राइट्स की बात करना और रिसोर्स राइट्स के साथ साथ हमको स्पेस बनाता है। सेंसिटिव इशू है, जो एक मकान नहीं दे सकता सारा भारत, जहां हमारा भारत महान, लेकिन हमारे पास मकान नहीं। तो ये जो पूरी स्पेस हमको देता है मिडिल क्लास को सेंसिटाइज करने के लिए, बड़े लड़ाई लड़ने के लिए हमको मौका देता है। ये इन जो जगह है, इन जगह को हम कैसे कर सके स्टेट में।